तो आइए बात करते हैं नंबर 11 पर, सहज अनुभूति और सहज ज्ञान की। वैसे मैं अरस्तु जी से थोड़ा हटकर सोचती हूँ। मैं सहज ज्ञान में विश्वास रखती हूँ। अब चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो क्या वो किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जाकर घोंसला बनाने का डिप्लोमा या डिग्री करके आती है? उसकी सहज बुद्धि ही उसे घोंसला बनाने की प्रेरणा देती है। उसका शरीर दिमाग के उस आदेश का पालन करता है। आखिर कौन चिड़िया को कहता है कि तुम जाओ और घोंसला बनाओ? उसे कैसे पता होता है कि उसे बच्चे होने वाले हैं? इन चिड़ियों और जानवरों को कौन ये सब बताता है कि अब घोंसला बनाओ, अब प्रवास पर जाओ, अब अपने बच्चों को अपने झुंड से बाहर करो? शेरनियां, हथनियां अपने बेटों को कुछ समय के बाद अपने झुंड से बाहर निकाल देती है। कौन इन जानवरों को सिखाता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना है? समुद्र की मादा कछुआ, जो सिर्फ समुद्र में ही रहती है, समुद्र से बाहर आकर रेत में अपने बच्चों को जन्म देती है। कौन उसे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि रेत में अंडे दो, और उसके बच्चे अंडे से बाहर निकलते ही अपने आप बिना किसी के समझाए समुद्र की ओर चल पड़ते हैं? मेरा इंसानों के लिए सहज ज्ञान से मतलब है कि इंसान का बच्चा पैदा होते ही हर तरह की कला, विद्या, ज्ञान में निपुण हो। अगर पैदा होते ही दिल, फेफड़े, जिगर, पेट, आंखें, कान अपना काम शुरू कर देते हैं तो दिमाग क्यों नहीं? इंसान के बच्चे को कौन हंसना, रोना, खाना पीना सिखाता है? अगर इंसान का बच्चा इतना कुछ सीख कर ही पैदा होता है तो ज्ञान लेकर क्यों पैदा नहीं होता? जैसे एनाकोंडा और समुद्री कछुआ के बच्चे पैदा होते ही अपने दम पर होते हैं, ऐसे ही इंसानों के बच्चे भी पैदा होते ही अपने दम पर होने चाहिए। अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक रंग, रूप, नैन नक्श, लंबाई, चौड़ाई, हाव भाव, आदतें और बीमारियां जा सकती है तो ज्ञान क्यों नहीं? हम देखते हैं कि कभी कभी एक समझदार, स्वस्थ दंपति का बच्चा मानसिक रूप से अपंग होता है और किसी अपंग इंसान का बच्चा अच्छा भला, चतुर, समझदार और स्वस्थ होता है। एक समझदार, स्वस्थ दंपति का बच्चा मानसिक रूप से अपंग क्यों हो गया? सब मामला जीन्स का ही है। इंसानों में जीन्स किसी भी काम के लिए ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं। तो इसे समझने के साथ अब आगे बात करते हैं नंबर 12 पर, हम पढ़ाई लिखाई की। जैसे शरीर को सभी तरह के तत्वों की जरूरत है सही काम करने के लिए, ऐसे ही दिमाग को भी सभी तरह के ज्ञान, विद्या, कला, जानकारी की जरूरत है। हिंदी पढ़े हुए को सिर्फ हिंदी का ही ज्ञान होगा, इतिहास पढ़े हुए को सिर्फ इसी विषय का ज्ञान होगा, मैथ पढ़े लिखे को सिर्फ मैथ का ही ज्ञान होगा। तो फिर क्या फायदा हुआ प्रकृति की इतनी विभिन्नता का, विशालता का और हमारे जागरूक, जिज्ञासु और बुद्धिमान होने का, अगर हम इंसान होकर भी प्रकृति की सुंदरता, विशालता, भव्यता ना देख पाए और ना उसे समझ पाए? आखिर इस प्रकृति की छानबीन करने और खंगालने के काबिल तो सिर्फ हम ही हैं। और अगर हम अपने इस गुण का कोई फायदा नहीं उठा पाए तो अति विकसित होने से क्या लाभ? हम भी दूसरे जानवरों की ही तरह अपने छोटे से वातावरण और सीमा व ज्ञान से बंधे हुए रह गए। हमें ही क्रमिक विकास ने जिज्ञासा के साथ साथ बोध भी दिया है। हमें हर तरह का सारा ज्ञान होना चाहिए। मैं स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ा लिखा नहीं मानती। हम BA, BSc, MA, MSc, MBA, MCA, MPhil, PhD करके भी सिर्फ अनपढ़ गंवार ही होते हैं। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमें ना सिर्फ उस दुनिया की हर चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उस ब्रह्मांड का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। ये पढ़ाई हमें किस लायक बनाती है? हम कितना भी क्यों ना पढ़ ले, हम अपने दम पर अपनी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जैसे एक वास्तुशास्त्री, आर्किटेक्ट और धनी व्यापारी भी अपने घर की समस्या का समाधान खुद के दम पर नहीं कर पाते। ये लोग आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि एक चींटी भी अपने आप में संपूर्ण, सक्षम और आत्मनिर्भर है। वह बिना किसी नक्शे के, वास्तुशास्त्र की डिग्री के भूमिगत घर बनाती है। उसे अपने छोटे से जीवन काल में ही पता होता है कि कौन सी जगह पर घर बनाना सही रहेगा, क्योंकि सब तरह की मिट्टी चींटियों के लिए घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो आखिर कौन है जो इन्हें ये सब कुछ बताता है? फिर ये मिट्टी खोदने के लिए
किसी भी चीज का सहारा नहीं लेती। ये इस मामले में भी आत्मनिर्भर होती है। इनके भूमिगत घर कई हिस्सों में बटे होते हैं। इन्हें ज्ञान होता है कि ये काम है और उस हिसाब से ऐसे ऐसे कमरे चाहिए। इन नन्हे नन्हे जीवों को पता होता है कि अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखना है। ये अपने ही दम पर गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ जाती है और इंसानों की तरह इसे इस बल से बाहर आने के लिए कोई भी ताम झाम नहीं करना पड़ता। सभी कहते हैं कि हम इंसान तो बहुत महान हैं क्योंकि हम चांद तक घूम आए हैं, पर सोचने वाली बात तो ये है कि हमने चांद तक जाकर के कौन सा तीर मार लिया। आकाश तक तो पक्षी अपने दम तक पहुंच ही जाते हैं, हम अपने दम पर कहाँ तक पहुंच पाते हैं? अरे हम तो अपने दम पर ढंग से धरती पर ही 2 से 3 किलोमीटर नहीं चल पाते। थोड़ी सी पहाड़ी जगह हो तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आकाश तक क्या जाना। चींटियां पक्षी कोई तामझाम करते हैं आकाश तक जाने के लिए? हम अगर अंतरिक्ष तक जाते हैं तो हमें कितने साजो सामान की जरूरत रहती है। अगर पक्षी आराम से आकाश तक जाते हैं तो हम भी आराम से बिना किसी तामझाम के अंतरिक्ष तक पहुँचे। नकारी चींटियों की सूंघने की शक्ति भी हमसे तेज होती है। ये कड़ी धूप में भी बिना चप्पलों के लगातार काम कर लेती है। ये दिन रात काम कर सकती है। इन्हें अंधेरे में भी दिख जाता है। इन्हें कोई थकावट नहीं होती और इन्हें मौसम की जानकारी भी होती है। बारिश शुरू होने से पहले ही इन्हें इसका आभास हो जाता है। ये अपने खाना इकट्ठा करने के काम को बीच में ही छोड़कर अपने भूमिगत घरों में चली जाती है और अपने घरों को बाहर से बंद भी कर लेती है। और हम इंसान बरसात होगी या नहीं होगी कुछ भी जान नहीं पाते। चींटियां कितनी भी ऊंचाई से क्यों ना गिरे, इन्हें कोई चोट नहीं आती। और हम इंसान, तो सवाल यह है कि आखिर चींटियों को खाना इकट्ठा करने के बारे में कौन समझाता है? इन्हें कौन बताता है कि अब सर्दी है, अपने अपने घरों से बाहर न निकलो? इन्हें कैसे पता होता है कि ये ठंड में मर जाएगी? फिर इन्हें कौन बताता है कि अब मौसम ठीक है, अपने घरों से बाहर निकलो? तो यहाँ पर भी क्रमिक विकास ने हमारी इतनी ऐसी तैसी की है कि चींटियों के सामने हमारी कुछ भी औकात नहीं। हम BA MA करके कौन सा तीर मार लेते हैं। B.Ed में बताया जाता है कि पढ़ाई वो होती है जो इंसान को समाज में रहने के काबिल बनाती है, उसे उसके काम धंधे में सहायता करती है। क्या हमारी पढ़ाई अपना पहला काम सही से करती है? क्या हम पढ़कर समाज में रहने के काबिल हो जाते हैं? इस बात से क्या तात्पर्य है कि समाज में रहने के काबिल होना? क्या हम अपने वातावरण के बदलावों को सहने के काबिल हो जाते हैं? क्या हम उन कमियों को दूर कर पाते हैं जो हम में है? अब जैसे मैंने साइंस पढ़ी है और कोई मुझसे पूछ ले कि सिखों का क्या इतिहास है, अभी मैं पंजाब में ही रहती हूँ, क्या इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी? हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? यह पुराण उपनिषद क्या है? प्लासी का हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ? अगर मेरे किसी वाहन में कोई दिक्कत आ जाए तो क्या मैं उसे ठीक कर लूंगी? कोई मुझे किसी कला या नृत्य शैली के बारे में पूछ ले, कोई मुझसे मैथ्स इकोनॉमिक्स पर पूछ ले, समाज में रहते हुए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हमें ही क्रमिक विकास ने जिज्ञासा के साथ साथ बोध भी दिया है। जैसे शरीर को हर तरह के खाने की, पौष्टिक खाने की जरूरत है, ठीक ऐसे ही हमारे दिमाग को भी हर तरह के ज्ञान की जरूरत है। हम इंसान हैं, हमें पता है कि विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास जैसे विषय होते हैं। हमें पता है कि आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोण, त्रिभुजाकार, वृत्त जैसी आकृतियां होती है। हमने 10वीं तक गणित भी खूब पढ़ी है। हमें बस इन आकारों का ज्ञान भर ही है। अगर कोई कह दे कि अभी 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर का वर्ग बनाओ, तो क्या हम अपने हाथों से बिना स्केल की मदद लिए ऐसा वर्ग बना सकते हैं? अगर कोई कह दे कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाला कोई सर्कल बनाओ, तो क्या हम बना लेंगे बिना किसी स्केल या प्रकार की मदद से? अब मधुमक्खियों को भी किसी तरह के आकार की जानकारी नहीं होती, तब भी वो अपने छत्ते के सारे खाने बखूबी से एक ही आकार के और एक ही डिजाइन के बनाती है। मधुमक्खियां बड़े ही सुचारू ढंग से बेंजीन रिंग की तरह के खाने बना लेती है, बिना किसी नाप के, बिना किसी फुट्टे का इस्तेमाल किए। केमिस्ट्री पढ़ने वालों को बेंजीन रिंग के बारे में अच्छी तरह से पता है, फिर भी कोई भी छात्र बिल्कुल सही बेंजीन रिंग नहीं बना पाता। पेपर में बिल्कुल सही बेंजीन रिंग बनाने के अलग से 5 नंबर मिलते हैं, पर फिर भी
कोई भी छात्र ऐसा सही आकार नहीं बना पाता, जबकि नन्ही नन्ही पूरी तरह से अनपढ़ मधुमक्खियां, जिन्हें तरह तरह के आकारों के बारे में ज्ञान भी नहीं, बिल्कुल सटीक बेंजीन रिंग बना लेती है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर पढ़ाई किस काम आई, जबकि इन मधुमक्खियों की नकल करना और समन्वय यानी कि इमिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन की शक्ति, सहज अनुभूति और सहज ज्ञान बहुत ही जबरदस्त है। इंसान पढ़े लिखे डफर, मूड गवार, असहाय ही होते हैं। ना ही हम अपने शरीर को और ना ही हम अपने दिमाग को सही ढंग से चला पाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई की बात करने के बाद अब नंबर 13 पर बात करते हैं भ्रम और उलझन की, यानी कि कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। ये भी उच्च कोटि का ऐसा गुण है जो इंसानों में ही पाया जाता है। इंसानों को अक्सर गलतफहमी हो जाती है। क्या कंप्यूटर्स को कोई गलतफहमी या भ्रम होता है? अभी के कंप्यूटर के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और हम इंसानों के पास रियल इंटेलिजेंस। अगर हमें भ्रम, उलझन, गलतफहमी होती है तो क्या हमारी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता वाकई में सही तरीके से काम कर रही है? अगर हम कंप्यूटर को कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो उस समस्या के सभी संभव विकल्पों यानी कि पॉसिबल ऑप्शंस के बारे में बता देता है। तो हमारा दिमाग स्थिति के हिसाब से क्यों सारे फैक्टर ध्यान में रखकर कोई सही उचित फैसला नहीं ले पाता है? ज्यादातर लड़ाई झगड़ा भ्रम उलझन की वजह से ही होते हैं। हमारे में जबरदस्त ढंग से भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाने की काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का व्यक्तित्व, शख्सियत तयशुदा होती है। हमें उसके स्वभाव का पता होता है। हम में इतनी काबिलियत और बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि हम किसी भी इंसान को लेकर सही अनुमान लगा सके कि इस बात को लेकर कोई कैसे कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है। जैसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में तयशुदा होता है कि अगर ये रिएक्टेंट्स है और ये उस रिएक्शंस की कंडीशंस है तो यही प्रोडक्ट बनेंगे। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दूध में चाय पत्ती डालते हैं तो हमें पता होता है कि इस दूध से चाय बनेगी, और अगर हम दूध में कॉफी डालेंगे तो हमें पता होता है कि इस दूध से कॉफी ही बनेगी। अगर हम दूध में दही डालेंगे तो उससे दही बनेगा। ठीक ऐसे ही हम भी किसी के बारे में सही अनुमान लगाने के काबिल होने चाहिए। पहले से ही सब जानवरों के पास 5 इंद्रियां हैं। हमारे पास भी अगर वो 5 इंद्रियां ही हुई तो विकास कहाँ हुआ? अरबों सालों से सिर्फ एक ही तरह की इंद्रियां क्रमिक विकास में फिट किए जा रही है। ताजुब की बात है। हमें छठी इंद्री भी होनी चाहिए जो हमें हर भ्रम, उलझन और गलतफहमी से बचाए। पक्षी, जानवर और मछलियां हर साल प्रवास करती है। क्या उन्हें कोई भ्रम, उलझन और गलतफहमी होती है? वो हर साल ठीक उसी जगह पर सही समय पर पहुंच जाती है। क्या सच में उन्होंने कोई अलार्म और जीपीएस अपने दिमाग में फिट किया होता है? हमारा शरीर अनगिनत रसायनों से भरा पड़ा है। हमारे शरीर में लगातार अनगिनत रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है। हर रासायनिक प्रतिक्रिया के अपने खास रिएक्टेंट्स होते हैं और हर रासायनिक प्रतिक्रिया के अपने खास एंजाइम और दबाव ताप होते हैं। अनगिनत रासायनिक प्रतिक्रियाओं की सारी जानकारी दिमाग के पास होती है और ये प्रतिक्रियाएं खुद ब खुद शरीर में होती ही रहती है। चाहे हम जाग रहे हो या सो रहे हो, दिमाग कभी भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया की कंडीशंस को दूसरी रासायनिक प्रतिक्रिया की कंडीशन से कंफ्यूज नहीं करता, मिक्स नहीं करता। अगर दिमाग ऐसे भ्रमित होने लगे तो इंसान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। दिमाग तो कई बहुत ही सुपर फास्ट केमिकल रिएक्शंस को भी नियंत्रित कर लेता है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाएं 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। अगर दिमाग लगातार बिना रुके, बिना थके इन सैकड़ों और हजारों तरह के रसायन या रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संभालता है तो रोजमर्रा के कामों को क्यों ढंग से नहीं कर पाता? इन कामों की गति भी बहुत ही कम होती है और हम बहुत ही कम समय के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि हम सोते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं और टीवी आदि में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। बहुत कम समय के लिए ही कोई भारी जिम्मेदारी का काम इंसान को होता है और वो भी सही ढंग से नहीं कर पाता। सोचिएगा इस बारे में। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रवासी जानवर और जहाज चलाने वाले। मतलब ये कि कितने ताजुब की बात है कि प्रवास करने वाले जीव, चाहे वो समुद्र में रहते हो या धरती पर, वो सब अपना रास्ता बिना किसी नेविगेटर के ढूंढ लेते हैं। अभी इन जीवों के पास इंसानों जैसा अति विकसित
करोड़ों सालों में संशोधन के साथ अवतरण यानी कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन वाला दिमाग नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हम इंसान जो अपने दिमाग का व्याख्यान करते हुए सांस नहीं लेते, क्या वो बिना नेविगेटर के मदद के शिप और एयरक्राफ्ट चला सकता है? जैसे यह प्रवास करने वाले नाजुक पक्षी, जीव जंतु अपना ठिकाना, मंजिल और लक्ष्य ढूंढ लेते हैं, क्या एक पढ़ा लिखा पायलट और कैप्टन बिना किसी यंत्र की सहायता के, कैलकुलेशंस के अपना गंतव्य ढूंढ सकता है? इन प्रवास करने वाले जीवों को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें किस देश, शहर या जगह पर जाना है। कोई नाम पता नहीं पता होता। उन्होंने कोई ज्योग्राफी की, जलवायु की कोई पढ़ाई नहीं की होती। इन प्रवासी जानवरों को तो ये भी पता नहीं होता कि देश, शहर क्या होते हैं, पर वह हर साल सफलतापूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, बिना किसी की मदद लिए, बिना अता पता पूछे, बिना किसी वाहन की मदद के। और हम इंसान शिप और एयरक्राफ्ट बनाकर के ही खुद को 30 मार खान समझते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये अदने अदने से जीव जंतु, पक्षी हजारों मील का रास्ता स्वयं अपने दम पर कर लेते हैं। तो हम इंसान जीव जगत में सबसे ज्यादा विकसित प्राणी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें वाहनों की मदद की जरूरत पड़ती है? हम मानसिक स्तर पर इतनी बुरी तरह से कैद है कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक और यौन संबंधी कमियों के बारे में सोच ही नहीं पाते। हम बस उतना ही सोच पाते हैं और जानते हैं जितना हमें नियंत्रित करने वाली कोई सुपर पावर चलाना चाहती है। उसके आगे हमारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। हम बुरी तरह से सम्मोहित और नियंत्रित हैं। हम इतने मूढ़ हैं कि अगर हमारे दिमाग ने शिप और एयरक्राफ्ट का आविष्कार कर लिया तो हम अपने दिमाग का गुणगान गाने लगे। पर बिना नेविगेटर स्टडी के शिप और एयरक्राफ्ट और एनी अदर व्हीकल भी बेकार है। हमारी विश्लेषण और संश्लेषण यानी एनालिसिस एंड सिंथेसिस की क्षमता, हमारा बोध हमें हमारी अक्षमताओं का एहसास करवाने में शून्य है। पशु पक्षियों और समुद्री जीवों की प्रवास करने की क्षमता के बदले इंसानों ने जो शिप और एयरक्राफ्ट और एनी अदर व्हीकल और नेविगेशन का जो भी सिस्टम बनाया या खोजा है, ऐसा करके अपनी अक्षमताओं पर जो पर्दा डाला है, शिप और एयरक्राफ्ट और एनी अदर व्हीकल का आविष्कार करना हमारी काबिलियत, हमारी समझ, सूझबूझ का मॉडल भर तो हो सकता है, पर इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़े, हमें आश्रित होना पड़े, ये हमारी अपंगता की निशानी भर ही है और कुछ नहीं। सबसे विकसित प्राणी इंसान के लिए ये एक शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं। अब हम बात मधुमक्खियों की करते हैं। मधुमक्खी जैसा छोटा सा मामूली सा जीव भी कहीं का कहीं घूमकर आराम से अपने छत्ते पर पहुंच जाता है। उनका रास्ता ढूंढने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित, बहुत ही विकसित तरीका है उनके दिमाग में। यह आकाश, धूप, छांव और पराबैंगनी प्रकाश यानी कि यूवी लाइट की मदद से अपना रास्ता ढूंढ लेती है। फूलों का पेड़ और बाग ढूंढ लेने पर ये वापस अपने छत्ते पर जाकर बाकी सब साथियों को पूरा सही पता दे देती है और बाकी के साथी भी बिना भटके वहीं पर पहुंच जाते हैं। मधुमक्खियां भी आपस में बातचीत करती है और बिना अते पते के अपने गंतव्य तक पहुंचने में काबिल है। क्या हम इंसान आकाश, धूप, छांव और पराबैंगनी प्रकाश यानी कि यूवी लाइट की सहायता से अपना कोई भी रास्ता ढूंढ सकते हैं? हम शारीरिक और मानसिक स्तर पर सबसे विकसित प्राणी अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल कर आकाश और पराबैंगनी प्रकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं मधुमक्खियों की तरह। अगर हमें कोई रेगिस्तान, समुद्र या किसी वियावान जगह पर छोड़ आए तो क्या हम वापस अपने घर आने की स्थिति में होते हैं? एक मकड़ी की जाति का प्राणी है, वह निशाचर है। रात को वह मिट्टी में बने अपने छिद्रों जैसे घर से निकलता है। सारी रात वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। दिन होने से पहले बिना भटके, बिना किसी नक्शे और पूछताछ के वह सीधा अपने घर पहुंच जाता है। कमाल की बात यह है कि इसके घर के पास इसके और इसके साथियों के भी बिल्कुल वैसे ही घर होते हैं। इस जीव को बिना किसी नेम प्लेट के, बिना भ्रमित हुए और दुविधा के ढेर सारे एक से घरों में से अपने घर का पता चल जाता है।
हर तरह के प्राणी की अपने घर और खाने पीने को ढूंढने का बहुत ही परिष्कृत, वैज्ञानिक और व्यवस्थित अच्छी तरह से विकसित तरीका है, क्योंकि हर जीव खाने पीने के चक्कर में अपने घर से बहुत दूर चला जाता है, पर स्वयं ही अपने घर वापस आने की योग्यता भी रखता है। और हम इंसान क्रमिक विकास के दौरान जंगलों में रहते हुए हमने कोई भी नवीन आधुनिक कार्यशैली विकसित नहीं की। हमारी कार्यशैली भी डंगर डफर जानवरों जैसी ही है, जैसी कार्यशैली गधों और भैंसों जैसी है। कहीं कोई विकास या आधुनिकता नहीं, कहीं भी कोई वैज्ञानिक या व्यवस्थित कार्यशैली नहीं। अब हम जहाँ ये नहीं कह सकते कि हमने खेती करना सीखा, समाज बनाकर समाज में रहना सीखा, ये तो शिप और एयरक्राफ्ट और एनी अदर व्हीकल और नेविगेशन आदि विकल्प बनाए हमने अपनी अपंगता को छुपाने के लिए। ठीक वैसे जैसे कोई अपनी असली टांग टूट जाने के बाद नकली टांग लगवा लेता है। सवाल अब ये है कि हमने क्रमिक विकास में डेवलपमेंट विद डिसेंसी के दौरान क्या सीखा, क्या हासिल किया और क्या विकसित किया। जैसे कई बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र में रहते हुए किसी दूसरे जीव से निकल रही तरंगों यानी कि वेव्स या इलेक्ट्रिक वेव्स को पता लगाने में सक्षम है। जैसे ध्रुवीय भालू 30 किलोमीटर की दूरी से भी अपने भोजन की गंध को पकड़ लेता है। जैसे इलेक्ट्रिक रे अपने शरीर से बिजली पैदा करती है। जैसे स्टिंगरे सांप पॉइजन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पॉइजन इज इक्वल टू केमिकल वेपन। जैसे कुछ जीव मिमिक्री करना जानते हैं। जैसे कछुए ने मोटी सी खोल के द्वारा अपनी रक्षा करनी सीखी। हमने क्रमिक विकास के दौरान शारीरिक और मानसिक स्तर पर खुद के दम पर रक्षा के लिए, भोजन के लिए, चलने फिरने के लिए, वातावरण और जलवायु से दो चार होने के लिए, प्रवास के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए क्या विकसित किया। माना हमारा दिमाग और शरीर बाकी सभी जीवों से बहुत बढ़िया है, पर अगर शेर से सामना हो जाए तो हमारा अति विकसित शरीर और दिमाग पर्याप्त है अपने दम पर जंगलों में इस सामान्य स्थिति का सामना करने के लिए। सोचिए, हम वापस अपने गंतव्य को ढूंढने में काबिल वाली बात पर आते हैं। कुत्तों और बिल्लियों के तो आए दिन उदाहरण मिलते ही रहते हैं कि घर से इतनी दूर छोड़कर आए थे, उसके बाद भी वो घर वापस आ गए, बिना गली मोहल्ले शहर दिशाओं आदि के ज्ञान होने के बावजूद भी। इसी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूर्वानुमान की, यानी कि फोरकास्टिंग। कई पशु पक्षी बड़ी सटीकता से मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। क्या हम में ये गुण है? क्या हमें इस गुण की वाकई में जरूरत नहीं? हमारा दिमाग ये छोटा सा पर जरूरी काम भी नहीं कर पाता। और इस बात को जानने के बाद अब आगे बात करते हैं सुरक्षात्मक पहलू की। इंसान में दिमाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि शरीर को लेकर जितने भी निर्णय हैं वो सब इसी ने करने होते हैं। इस शरीर के मरने और जीने की वजह भी बन सकता है। यह ही शरीर को किसी दुर्घटना आदि से भी बचाता है। यह एक भी पल आराम नहीं करता और ना ही इसके काम एक पल के लिए भी रुकते हैं। ये लगातार कोई ना कोई काम करता ही रहता है और इसीलिए दिमाग खाए गए खाने का और ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा भाग इस्तेमाल करता है। पर क्या ये अपना काम सही कर रहा है? आखिर ये हमारी सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? क्या ये हमें सही ढंग से सुरक्षा प्रदान कर पा रहा है? ये गर्म है, ये ठंडा है, ये विष है, ये अमृत है। हमारा दिमाग हमें इन सब बातों से और किसी भी दुर्घटना से बचाता है। पर क्या ये वाकई में काफी है सुरक्षात्मक पहलू से? क्या हमें इतने ही बचाव की जरूरत होती है? ये सब काम तो चींटियों का दिमाग भी करता है। चींटियों का दिमाग बताता है कि यहाँ पर सूखा है, यहाँ गीला है और यहाँ पर फला खतरा है। चींटियों की औकात के हिसाब से उन्हें जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनका दिमाग उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार कर देता है। हमें हमारी जरूरतों हालातों के हिसाब से जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्या हमारा दिमाग हमें उनके लिए तैयार कर देता है? ये अति दुर्बल शक्तिहीन बीमार सा इंसान ध्वनि से भी हार जाता है। यह ध्वनि शक्ति यानी कि साउंड पावर एक अच्छे खासे पहलवान की भी पैंट को गीली कर देती है। चलो हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, कुत्ते का ही उदाहरण लेते हैं। कोई भी इंसान कुत्ते के भौंकने मात्र से ही डर जाता है।
हम कोई दुख सुख की बात सुनकर कभी कभी कितना ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि इंसान की मौत या दिल का दौरा तक पड़ जाता है, और कभी कभी ब्रेन हैमरेज भी हो जाता है। हमारा भावनात्मक पहलू भी हमारे दिमाग को ही नियंत्रित करता है। हमारी भावनाओं को एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करती है और इसे दिमाग से निर्देश मिलते हैं। हम हर सुख दुख का सामना एड्रिनल नाम के हार्मोन से ही करते हैं। दिमाग अपने हिस्से आए ये काम को भी ढंग से नहीं कर पाता। ना ही हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, यौन स्तर पर और ना ही भावनात्मक स्तर पर मजबूत होते हैं। हमारा दिमाग हमें किसी भी तरह की जरा सी भी कठिन स्थिति का मुकाबला करने के काबिल नहीं बनाता। थोड़े से ही गम पर हम खाना छोड़ देते हैं, उदास हो जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं। थोड़ा सा ही दुख परेशानी हमारे सारे शरीर पर और व्यवहार पर असर डालती है। खुशी का नशा इंसान के सिर चढ़ता है और हमारा दिमाग हमें भावनात्मक पहलुओं को भी अच्छे से संभालने के काबिल नहीं बनाता। और इन्हीं सारी बातों के साथ आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, आई एम श्योर। उन सबको आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे ध्वनि शक्ति यानी कि साउंड पावर के बारे में, जो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन फिलहाल के लिए कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपको ये वेब सीरीज कैसे लगी, और इससे जुड़े जितने भी आपके सवाल है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।